मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के फिजिक्स के पाठ संख्या 1 जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन सभी सवालों को ध्यान से अंत तक जरूर से जरूर देखिए। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग लगभग 70 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं और पिछले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के 50 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया था। यानी कि इस चैप्टर के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से दोनों मिलाकर यदि हम लोग दोनों क्लास को देख लेते हैं तो 120 ऑब्जेक्टिव सवाल लगभग हो जाएगा और इन 120 सवालों का आप लोग ध्यान से अंत तक जरूर से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो लेंस बनाने के लिए कभी भी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो सवाल में कभी भी प्रकाश का अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम 2 होता है और प्रकाश के परावर्तन के भी नियम 2 होता है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। तीसरा का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चौथा का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा में साइन आर होता है। साइन आई बटा में साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दोस्त दिया गया है एक उत्तल लेंस होता है। आपके पास ऑप्शन है कि सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी उत्तल लेंस की बात करेगा तो उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। छठवां का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। तो अवतल लेंस बोले इसका आवर्धन क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस का आवर्धन भी बटा में ई होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ लिया होगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर r/2 होता है। लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यदि 2 भाग में है तो बराबर की इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो r बराबर 2f हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है, तो r बराबर 2f ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। छठवां का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। कौन ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो याद रखिएगा एक उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन छोटा भी बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा दोनों बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया है अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण को हमेशा अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला सवाल है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है काल्पनिक एवं छोटा,
काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। आवर्धित कहने का मतलब है कि यहाँ पर बड़ा, और काल्पनिक कहने का मतलब है कि आभासी। तो उत्तल दर्पण में याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जब भी आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। और उत्तल दर्पण में जब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, तो क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? छोटा बनेगा। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी एवं छोटा होता है। आभासी को काल्पनिक के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये भी याद रखने वाला बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेगा तो आभासी प्रतिबिंब सब दर्पण में बनता है, चाहे अवतल हो, उत्तल हो या समतल हो। आगे बात करते हैं अगला सवाल, प्रश्न संख्या 14 कि किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अभी आपने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब एक ही दर्पण है जिसमें बनता है, उसका नाम है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। 14 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो ऑप्शन है वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक होता है, कभी काल्पनिक होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से? आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण से बनता है। 16 का ए हो जाएगा, और ये 2016 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक को किस नाम से जाना जाता है? आभासी के नाम से जाना जाता है। और अभी हमने आपको बताया कि जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? चलिए, अभी आप लोगों ने फिर पढ़ा कि आभासी प्रतिबिंब और छोटा कहाँ बनता है, किस दर्पण में बनता है। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी भी बनता है, छोटा भी बनता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी को ही काल्पनिक भी कहा जाता है। अगला सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? चलिए, ऑप्शन दिया गया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, दर्पण हो या लेंस हो, फोकस दूरी की बात करेगा। दर्पण हो या लेंस हो, फोकस दूरी की बात करेगा तो धनात्मक हमेशा उत्तल में ही होता है। उत्तल दर्पण बोले या उत्तल लेंस बोले, इन दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 2019 के सेकेंड शिफ्ट में, 2020 या 25 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ पर फोकस दूरी नहीं दिया तो यहाँ पर फोकसांतर दिया है, तो हम लोग फोकस दूरी ना मारकर क्या मारेंगे? फोकसांतर। उसी को फोकसांतर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये 2015 में, 16 में, 21 में, 22 में, 24 में पूछा गया सवाल है। तो हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी माथ बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल, या उत्तल या तथा समतल। तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 22 का ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि सर्च लाइट की परावर्तक में किस दर्पण का प्रयोग होता है?
सर्च लाइट के परावर्तक में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो सर्च लाइट के परावर्तक में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? तो जब भी रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच की बात आती है तो डॉक्टर के द्वारा हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका भी सही उत्तर ए हो जाएगा और ये भी 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है, बराबर एवं सीधा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो जब भी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब की बात करेगा तो उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये भी याद रखिएगा, यदि आप लोग बढ़िया से प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो जो कंडीशन दर्पण में होगा, जो कंडीशन दर्पण में होगा उसका उल्टा एकदम जाकर कहाँ लड़ेगा? लेंस में। जो कंडीशन लेंस में होगा उसका उल्टा हमेशा कहाँ जाकर लड़ेगा? दर्पण वाला में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कौन ऐसा दर्पण है जहां आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यही सवाल उल्टा करके लेंस में पूछेगा, कौन ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण में अवतल में, तो लेंस में उत्तल में बनेगा। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा 25 का बी। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला सवाल दिया गया है कि किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? ये तो मानव नेत्र का सवाल है लेकिन यहाँ दे दिया है, तो चलिए हम लोग इसको बताने का प्रयास करते हैं। किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। 26 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा, या तो अवतल दर्पण बनाएगा या उत्तल लेंस बनाएगा। तो उत्तल लेंस कहेगा तो भी सही है, या अवतल दर्पण देगा तो भी सही है, क्योंकि इन्हीं दोनों में क्षमता होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का। इसके अलावा किसी में नहीं है कि वह वास्तविक प्रतिबिंब बना दे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस या अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बन सकता है जब वस्तु होता है। जब उत्तल लेंस में कब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब? तो जब फोकस और लेंस के बीच में कोई वस्तु रहेगी उत्तल लेंस में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा भी बनेगा। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। और इन सभी को आपको याद रखना है, और ऐसे सवाल 1 से 2 आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यहाँ रखने पर क्या बनेगा, यहाँ रखने पर क्या बने, फोकस पर रखने पर क्या होगा, फोकस और लेंस के बीच में रखने पर क्या होगा, जब अनंत पर रहेगा वस्तु तो क्या बनेगा। इन सभी को आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपको हर एक साल आज के डेट में पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमें बड़ा दिखना जरूरी है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा देखना पड़ेगा। इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या अवतल दर्पण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है उसमें हमेशा उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, प्रकाश तरंग का उदाहरण इनमें से कौन है? ऐसे तो अब आज के डेट में ऐसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है, ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, दंत विशेषज्ञ
किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी कि रोगियों को नाक, कान, गले आदि जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये आपके किताब में दिया गया है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि दांत की जाँच करने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि कौन ऐसा लेंस है जिसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है? याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 2026 के पेपर में आपसे सवाल पूछा गया है कि उत्तल लेंस कौन ऐसा लेंस है जिसको अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। याद रखना पड़ेगा और याद रखिएगा, क्योंकि आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर से जरूर करवाइए। अगला सवाल दिया गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारा कहा जाता है, और इसको याद रखिएगा क्योंकि ये 2 बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला सवाल दिया गया है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये भी याद रखना है, क्योंकि 2018 से पहले भी एक बार, 2018 के बाद भी एक बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पर लिखा नहीं गया, लेकिन 2018 के बाद एक बार और आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला सवाल दिया गया है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। अगला सवाल है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी बढ़िया सवाल है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, तो एसआई मात्रक लिखिएगा क्या? यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अभी हमने आपको बताया, कभी भी धनात्मक फोकस दूरी के बारे में बात करेगा तो उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होगा और अवतल का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। 41 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। 42 का बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आपने यदि पढ़ा होगा बढ़िया से तो आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे, और यह भी आपने अभी तुरंत पढ़ा कि किस दर्पण का वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से हमेशा छोटा दर्पण बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है, टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में यानी कि उग्र दीप में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के साइड मिरर में यानी पीछे देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 45 का सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो इनमें से दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, और ये 2020 में, 21 में, 23 में 3 बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं?
उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो कई बार आप लोगों ने पढ़ लिया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला सवाल है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में कुल 2 मुख्य फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का एएसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एएसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एएसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। लेंस की क्षमता का एएसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। 51 का ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि प्रकाश गमन करता है, प्रकाश कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। 52 का ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी हमेशा 10 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ बराबर r/2 होता है, जहां एफ फोकस दूरी होता है, r त्रिज्या होता है, और त्रिज्या में 20 में 2 से भाग करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। इसीलिए इसका फोकस दूरी हमेशा 10 सेंटीमीटर होता है। और ऐसे भी आप लोग याद कीजिएगा, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसीलिए 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है या प्रकाश पुंज कहा जाता है। यहाँ पर किरण पुंज ऑप्शन में दिया है तो किरण पुंज मार देंगे, और कहीं ऑप्शन में किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों ऑप्शन में दिया है तो हम लोग को दोनों ऑप्शन मारना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया है कि आवर्धन का एएसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एएसआई मात्रक क्या होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि आवर्धन का एएसआई मात्रक होता ही नहीं है मीटर, आवर्धन का एएसआई मात्रक होता नहीं है। क्या होता है दोस्तों? मात्रक विहीन होता है। इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोग क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा मीटर का, कोई लोग मार देंगे, कोई 1/मीटर मार देगा, कोई 1/मीटर स्क्वायर, लेकिन आवर्धन का एएसआई मात्रक होता ही नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण में कभी भी हमेशा जीवन में याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी को ही काल्पनिक प्रतिबिंब के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा है? तो दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण या तो समतल है या तो उत्तल है। 58 का डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि तैलीय कागज कैसा होता है? तेलीय कागज जो होता है वो कैसा होता है? तो तेलीय कागज हमेशा पारभासी होता है। 59 का सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत पर होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए, कुछ लोग शून्य मारेंगे, कुछ लोग सही मारेंगे, कुछ लोग 50 मारेंगे, लेकिन समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा हो, वास्तविक और समान हो? तो एक ही जगह पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कब? जब आप लोग पढ़े होंगे तब बताइएगा, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से सुनिए। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है तब। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है, यानी कि सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है?
जब भी उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बात करेगा, आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करेगा, तो हमेशा तो आभासी बनेगा ही, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक तो होता ही है, सीधा होता है और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो शुरू में सवाल क्या था कि लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं आपको मिट्टी दिखाई दे रहा है तो आपको कहेंगे नहीं सर मिट्टी तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब कौन सा ऑप्शन होगा। तो लेंस बनाने के लिए पीतल का प्रयोग नहीं किया जाता है, सही उत्तर सी हो जाएगा। लेंस बनाने के लिए पीतल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ बताना है कि यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो ये दर्पण कैसा होगा। तो इसके सामने क्या है, प्लस है। और कौन ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो एक उत्तल दर्पण होगा जिसका फोकस दूरी धनात्मक होगा। यदि लेंस में बात करेगा तो, या दर्पण में बात करेगा तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी प्लस में है तो दर्पण हमेशा उत्तल होगा। अगला सवाल है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो तालाब के जल का कम गहरा दिखाई देने का मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है, 65 का सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण की, अभी देखिए पीछे सवाल में जो था, इस जो प्लस में है वह उत्तल है, तो माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। यानी कि सवाल में दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, 66 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, 67 का बी हो जाएगा। अगला और हम लोग का दोस्तों अंतिम सवाल है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।